नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत कुमार स्वागत करता हूं मेटलर्जी के लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, तो हमारे पास पिछले 3 लेक्चर्स में हमने मेटलर्जी के बारे में बहुत कुछ जान लिया था और हम मेटल ऑक्साइड तक पहुंच गए थे। अब हमारा काम क्या है कि हम मेटल ऑक्साइड को प्योर मेटल में कन्वर्ट करेंगे। मतलब कहने का है कि हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड बन गया था, ये मेटल ऑक्साइड, इस मेटल ऑक्साइड को हम मेटल में कन्वर्ट करें। मतलब अपने यूज़ के लिए जो फाइनल मेटल चाहिए था ना, वो हमारा कार्यक्रम अब शुरू होगा। अच्छा, लास्ट में हमने लेक्चर्स में ये बताया था कि ये जो कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड फ्रॉम मेटल है, मेटल ऑक्साइड फ्रॉम मेटल है, ये 5 स्टेप्स में होगा। मतलब 5 अलग अलग डिफरेंट स्टेप्स हैं। मतलब इसमें से कोई भी मेटल की रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पहला जो स्टेप है, हमारे पास रिडक्शन बाई हीटिंग है, डायरेक्ट हीटिंग से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास जो है वो है रिडक्शन विथ कार्बन। देखिए, कार्बन के साथ रिडक्शन होगा। ठीक, उसके बाद फिर हमारे पास है रिडक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। कार्बन हमारे पास सीधा कार्बन है, प्योर फॉर्म कार्बन लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रिडक्शन विथ एल्यूमिनियम। ठीक है, रिडक्शन विथ एल्यूमिनियम कहने का मतलब हम एल्यूमिनियम से रिडक्शन करेंगे। ठीक है, क्लियर है, ये हो चुका है। हमारे पास लास्ट वाला है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लास्ट का है। ठीक है, तो अब बिना टाइम जाया करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि पिछले के जो भी लेक्चर्स हैं उनको रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि हर एक जो स्टेप है एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप रिवाइज नहीं कीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कि सर पिछले लेक्चर में क्या था, अभी क्या था और आगे क्या था, तो फिर भूल सकते हैं। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी आप लोगों का बोर्ड भी आ चुका है, बोर्ड के डेट शीट भी अनाउंस हो चुके हैं। लगभग आपके पास 50 दिन लगभग मुझे लग रहा है कि बच रहे हैं। तो इन 50 दिनों में आप सभी सब्जेक्ट्स की अच्छी टारगेट और सीक्वेंस बना लीजिएगा कि ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने का, मतलब बेहतर परफॉर्म कर पाए। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट हीटिंग से, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हीटिंग से स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या क्या है एक्चुअली। ये जो मेटल ऑक्साइड हमने पहले बताया था, फिर भी यहाँ पे है तो कोई बात नहीं। मेटल ऑक्साइड जो हमारे पास मिला था वो कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग से मिला था। ठीक है, कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग से मिला था। मैं रिवीजन के तौर पे मैंने पहले ही लिख दिया कि पता नहीं बच्चे भूल गए होंगे। तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग से मिला। अच्छा, ये कन्वर्ट किया जाएगा मेटल में, किसके थ्रू? रिडक्शन के थ्रू। तो हमारे पीछे जो स्टेप्स है ये रिडक्शन प्रोसेस ही है। देखिए यहाँ पे सभी रिडक्शंस दिख रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं ये एक्चुअली जो मेथड जो किया जा रहा है, ये दिस मेथड इज यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। अभी जस्ट हमने बात की है मेटल ऑक्साइड डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मतलब सर ऐसे नहीं बोल देंगे कोई भी मेटल को किसी मेथड से निकाल सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मेटल का नेचर कैसा है, नेचर के बारे में सबसे पहले लेक्चर में हमने बात की थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज सभी को याद होगा मेटल्स का, जैसे हमें पता है पहले लेक्चर से पहले भी मैंने बोला था कि रिएक्टिविटी सीरीज सबको याद होना चाहिए। अगर रिएक्टिविटी सीरीज नहीं याद होगा तो फिर हम मेटल के बारे में कैसे बातचीत कर पाएंगे। ठीक है, तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए, मैं लास्ट में लिख के बता भी दूंगा। अच्छा, तो उसमें मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है सर लो रिएक्टिव, मॉडरेट या मीडियम रिएक्टिव और आखिरी में हाईली रिएक्टिव। ये रिएक्टिविटी सीरीज ऐसा बना होता है ऊपर से नीचे तक। सबसे ऊपर हाईली रिएक्टिव, बीच में मॉडरेट होता है, फिर सबसे नीचे लीस्ट रिएक्टिव। मैं लास्ट में बताऊँगा, सबसे लास्ट में, अभी नहीं, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मेथड हमारे पास है रिडक्शन विथ हीटिंग। अब सर हीटिंग सबको समझ में आता है, बहुत आसान तरीका है, मतलब हीट करना है। तो इसमें अभी जस्ट मैंने बातचीत की थी सर कौन से मेटल्स पे क्या अप्लाई करेंगे, तो यहाँ आपको क्लियर देखिए लिखा हुआ है मेटल्स प्लेस्ड इन लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे स्तर के जो मेटल्स हैं उन पे हम ये अप्लाई करेंगे डायरेक्ट हीटिंग। ठीक है, डायरेक्ट हीटिंग लगाएंगे इस रिएक्टिविटी सीरीज के। तो यहाँ पे जो कि बहुत कम रिएक्टिव होंगे, बहुत कम, मतलब लीस्ट रिएक्टिव कहने का मतलब, तो वैसे मेटल्स को हम डायरेक्ट हीटिंग से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने अभी पहले मरकरिक सल्फाइड था, मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS, इसका नाम सीनेवार भी था, हमने पहले भी बता रखा है। इसको रोस्टिंग के थ्रू हमने मर्क्यूरी ऑक्साइड निकाला। ठीक है, ऑक्साइड। अब इस ऑक्साइड को वापस हम क्या किए, हीट किए। देखो
हमारा ऑक्साइड को हीटिंग किया गया, मरकरी के ऑक्साइड को हीट किया और हमें क्या मिल गया, प्योर मेटल मरकरी, जो कि लिक्विड फॉर्म में। और आपको पता भी है सर, ये क्वेश्चन आता भी है कि नेम द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपके पास आंसर यही होगा, मरकरी। ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। याद रखिएगा, मैंने सिंबल्स स्टेट्स यहाँ सब पे लगा रखे। यहाँ सॉलिड, इसका मतलब सॉलिड है, एल का मतलब लिक्विड है और जी का मतलब गैसियस है। हर इक्वेशंस में हमने सभी के जो स्टेट्स ऑफ जो कंपाउंड है या फिर जो हमें अवेलेबल हो रहा है या प्रोडक्ट मिल रहा है या रिएक्टेंट मिल रहा है, सभी के स्टेट्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगर गड़बड़ हो गया तो फिर लोचा हो जाएगा, ठीक है। तो हीटिंग में लीस्ट रिएक्टिव में बहुत कम मेटल्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा मरकरी था और हम निकाल चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। अच्छा, आगे हमारे पास है केमिकल रिडक्शन। केमिकल रिडक्शन का मतलब हो गया कि सर हम बात करने वाले हैं थोड़े से मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स के बारे में। रिएक्टिव जो होंगे, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, केमिकल मतलब सीधा सीधा दे रहा है, केमिकल रिएक्टिविटी जो शो करेंगे। तो इसमें लिखा भी हुआ है कि मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हैं। जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में होंगे। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बोला टॉप पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, मिडिल में मॉडरेट रिएक्टिव और नीचे वाला सबसे लीस्ट रिएक्टिव। तो लीस्ट रिएक्टिव का हम बात कर चुके हैं हीटिंग में। अब हम इस केमिकल प्रोसेस में, केमिकल रिडक्शन में हम लोग मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के बारे में बात करेंगे। सर वो कौन कौन है हमारे पास? देखो हमने लिख भी रखा है, आयरन, जिंक, लिड, कॉपर, और भी है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं, और भी है। तो बेसिकली हमें इनके बारे में ज़्यादा बातचीत करना होता है, ठीक है। इनसे ही सवाल आते हैं। अच्छा, इसमें ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? अब क्वेश्चन है ना सर, ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे, ऐसे मिल गया तो काम हम यहाँ हो गया, रिडक्शन करना ही नहीं है, ठीक है। तो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इसको हमको जानना है। यहाँ लिखा हुआ है दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन सल्फाइड और कार्बोनेट। मैंने आपको पहले ही बता के रखा है सल्फाइड क्या होता है, कार्बोनेट क्या होता है। आप लेक्चर 3 देखिएगा, उसमें आपको दिखाएगा कार्बोनेट क्या हो। वहाँ मैंने कार्बोनिक एसिड का भी चर्चा किया है, आप ध्यान रखिएगा। अब अगर आप भूल रहे हैं तो लेक्चर्स का रिवीजन करना इंपॉर्टेंट, ठीक है। सल्फाइड क्या है और कार्बोनेट्स क्या है, मैंने बहुत अच्छे तरह के समझाया है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो हम इस केमिकल रिडक्शन में जो करते हैं वो हम करते हैं रिडक्शन विथ कार्बन। मतलब कार्बन, मैंने पहले ही बोला है कि हमारा सेकंड जो रिडक्शन प्रोसेस है वो कार्बन का है। तो हम कार्बन से डायरेक्ट बातचीत करेंगे और कार्बन क्या क्या करता है ना, उसके बारे में देखते हैं। सर द ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, सुनिएगा ध्यान से, द ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक, अभी बात की थी ऊपर, जिंक, कॉपर, निकल, टिन, लिड और इत्यादि, अगर इनके ऑक्साइड्स जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव है अगर उपलब्ध है आपके पास, तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। किस मेथड से भाई साहब? कार्बन रिडक्शन, जिसमें कार्बन किस तरह का काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए कार्बन क्या काम करेगा सर? रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, समझ रहे हो? मतलब जो रिडक्शन कर रहा है, जिसका रिडक्शन होने वाला है वो है कौन? कार्बन, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो चलिए इसके कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं सर क्या क्या है। तो हमारे पास है, देखिए जिंक, आयरन, लीड की बातचीत हुई थी। तो चलिए हमारे पास जो जिंक, आयरन, लीड है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला है जिंक ऑक्साइड, और देखिए ये जिंक ऑक्साइड किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। इसमें हमने कार्बन इस्तेमाल किया, प्योर कार्बन, और हीट किया, ठीक है। अच्छा, हीट किया तो हमें क्या मिल गया? डायरेक्ट जिंक मेटल। अब सर बोलोगे सर पिछले वाले में भी तो हीट कर रहे थे। भाई साहब पिछले वाले में हीट कर रहे थे लेकिन कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं था। आप देख सकते हो पिछले लेक्चर्स में, देखो डायरेक्ट हीटिंग में जाओगे तो आपको दिखेगा शायद, यहाँ पे रुकिए मैं दिखा देता हूँ। डायरेक्ट हीटिंग हमारे पास जो है, हाँ देखिए डायरेक्ट हीटिंग आ गया। डायरेक्ट हीटिंग में क्या है? डायरेक्ट, यहाँ देखिए डायरेक्ट हीटिंग किए हमको मिल गया, इसमें कोई भी रिएजेंट नहीं है। बट वही अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है? कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जस्ट हमने मेंशन किया है। तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है जिसकी वजह से हमें क्या मिल जा रहा है? जिंक मिल जा रहा है, जो कि हमको प्योर मेटल है, ठीक है। तो ये हमारा आखिरी प्रोसेस है जो कि हमको ऑब्टेन करना था जिंक मेटल, वो हमको यहाँ मिल गया, ठीक है। और हमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये अदर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिला, जो कि गैस के फॉर्म में है, ये बाहर एस्केप आउट हो जाएगा।
तो आपको जिंक ऑक्साइड का हो गया। फिर हमारे पास है फेरिक ऑक्साइड। अच्छा, इसका नाम मैंने लिखवाया था, मैं आज तो नाम नहीं बताऊंगा, आपको ध्यान होगा तो आपको याद होगा, ठीक है, नहीं याद होगा तो आप देखिए इसका नाम क्या है। मैंने 2 बार 3 बार मेंशन किया इसका नाम। फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था कि Fe2O3 का नाम क्या होगा, सेकंड या थर्ड लेक्चर बना रहा था तो उस लेक्चर में भी मैंने Fe2O3 की बातचीत की थी, और आज नहीं बताने वाला हूँ। ये आपको ढूंढना है भाई साहब। हर बार शिक्षक का ये कार्य नहीं होता है कि हर बार आपको एक एक चीज़ को बताते चले, तो आप स्टूडेंट किस काम के हुए फिर, ठीक है। तो ये Fe2O3 हमारे पास फेरिक ऑक्साइड है, और ये मैंने ऑक्साइड जानबूझ के लिखा है ताकि आपको ध्यान रखें कि हम मेटल ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिडक्शन करके प्योर मेटल ले रहे हैं, जो कि हमारे पास है, और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ प्रोडक्ट हमारे पास। इस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा, 2, 3, 4 जो हमने लिखा है यहाँ पे, जो भी है 2, 2, 3 जो भी है, ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखा है। आप भी लिखिएगा, नहीं लिखिएगा तो जो सामने वाला एग्जामिनी होगा आपको समझेगा कि आपको रिएक्शन लिखना आया बट बैलेंस नहीं कर पा रहे, बैलेंस करना नहीं आता है, तो रिएक्शन को कंप्लीट लिखिएगा, ठीक है, इनकम्प्लीट नहीं छोड़िएगा, ठीक है। अब हमारे पास है जो लीड ऑक्साइड को फिर से हमने कार्बन के साथ रिड्यूस किया और हमें क्या मिल गया, प्योर लीड हमें मिल गया, प्योर लीड। साथ में फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड, और रिएक्शन ये ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, अब कार्बन से हो गया। अब हमारे पास जो थर्ड रिडक्शन प्रोसेस था वो हमारे पास था रिडक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो थर्ड रिडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। शांति से देखते रहिए और समझते रहिए, डाउट नहीं आएगा, ये हम गारंटी लेते हैं। रिडक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है सर, CO। अभी जस्ट हमारे पिछले प्रोडक्ट्स में CO मिल रहा था, अभी यही काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम कार्बन से डायरेक्ट रिडक्शन नहीं कराते हैं, तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। सर यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑक्साइड बाय रिडक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द फर्नेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्नेंस इससे पहले वाले रिएक्शन में नहीं था। फर्नेंस करने का मतलब एक ऐसा कंबशन चेम्बर जिसके अंदर में हीट सप्लाई होता है कंटिन्यूस फॉर्म में, और वहाँ से जो हमारा वेस्टेज कम होता है हीट का, मतलब हम कम हीट लगा करके अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फर्नेंस का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, Fe2O3 पहले भी मिला था, इसका नाम अभी फिर से मैं नहीं बोलने वाला। अब अच्छा, कुछ लोग सोच रहे सर भूल गए होंगे, मैं भूल गया, ठीक है, थैंक यू। आपको याद रखना, आपको एग्ज़ाम देना है, मेरे को एग्ज़ाम नहीं देना है, समझे। मैं भूल गया, याद रख लो, ठीक। चलिए, तो Fe2O3 फिर से हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और हीट किया तो हमें क्या मिल गया, आयरन, प्योर आयरन मिला। और प्योर आयरन के बाद हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, वहाँ हमको कार्बन मोनोऑक्साइड मिला था, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता है, तो एक आध दो एग्जाम्पल रख के ही हम लोग निपटा लेते हैं। चलिए, तो आगे चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है एल्यूमिनियम रिडक्शन, जिसको रिडक्शन विथ एल्यूमिनियम कहते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर साल इससे सवाल पूछा ही जाता है, और इसके जितने क्वेश्चंस मैंने रखे हैं आंख बंद करके याद करिए भाई साहब, एकदम याद रखना ही है, नहीं रखिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर। इसमें क्या है, कुछ ऐसे मेटल्स, सर्टेन मेटल्स ऑक्साइड्स, जिनको रिड्यूस किया जाता है एल्यूमिनियम के द्वारा मेटल के लिए। तो वैसे रिडक्शन प्रोसेस को हम लोग एल्यूमिनियम रिडक्शन या रिडक्शन विथ एल्यूमिनियम कहते हैं। हम डायरेक्ट एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास क्या है, MnO2, ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है। अच्छा, इसका नाम मैं बता देता हूँ, लिखूंगा नहीं। इसका नाम है पैरोलुसाइट। फिर से सुनिएगा, MnO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, MnO2 को बोलते हैं पैरोलुसाइट, क्लियर है। और इसको हम एल्यूमिनियम से रिड्यूस कर रहे हैं तो हमें मैग्नीज मिलता है, प्योर मैग्नीज, ठीक है, प्योर मैग्नीज मिलता है, और हमारे पास वापस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हमारा काम यही है, मेटल प्योर निकालना, तो भाई साहब ने मेटल निकाल लिया। अच्छा, कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर
कैसे बता पा रहे हो कि सर ये इसको हटा रहा है, वो उसको हटा रहा है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं? अरे भाई साहब कुछ नहीं, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज का इस्तेमाल है। हाईली रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। सिंपल कहानी, चैप्टर 1 में पढ़े होगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बस वही लगा रहे हैं आप, और कुछ तो है नहीं, कुछ दिमाग नहीं रहा, रट्टा वट्टा नहीं मारे हम। हमको पता है कि ये वाला ऑक्साइड अगर हमको मिलेगा तो यहाँ एल्यूमिनियम लगाएंगे तो काम खत्म हो जाएगा, समझे? तो भाई साहब यहाँ पे एल्यूमिनियम हटा दिया इसको। देखो एल्यूमिनियम का तो क्या होता है, वैलेंसी +3 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। अब तुम थोड़ा सा देख लो, हम यहाँ पे साइड में बताते हैं, या छोटा सा जगह ले लेते हैं, इसमें बता देते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है +3। अच्छा, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है या चार्ज -2, वैलेंसी चार्ज लिख लो। तो हम लोग इसका जब फाइनल बनाते हैं तो क्या बनता है, तो देखियोगे एनसीईआरटी में ऐसा कुछ किया हुआ, क्रिस क्रॉस, इसको यहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो, यहाँ Al2O3, देखो वही लिखा हुआ है, क्या समझे? बहुत आसान है, रट्टा उट्टा नहीं मारो। इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ रखो, इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ रखो, और फाइनल तुमको जो मिलेगा ये मिलेगा Al2O3। देखो हम कहाँ रट्टा मारे हैं यार, तो वही सेम चीज़ है जो लिख रहे हैं तुम्हारे सामने में। देखो यहाँ Al2O3 आ गया, क्लियर है? अब चलो, इसके बाद हमारे पास है Cr2O3, क्रोमियम डाइऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड फिर से एल्यूमिनियम के साथ रिडक्शन किया और हमको वापस से क्रोमियम मिल गया, प्योर क्रोमियम, और फिर से Al2O3 मिल गया। Al2O3 प्रोडक्ट आपका मिलता ही रहेगा, वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, क्लियर है? तो इसमें 2 रिएक्शंस हमने देखे, और देखते आगे कुछ और रिएक्शंस भी होंगे, बिल्कुल होंगे। एक और है आयरन ऑक्साइड वाला, ये देखिए बार बार आ रहा है, आपको हम बता रहे हैं ये बार बार आ रहा है, इतने बार आ चुका है कि आपको इसका नाम याद हो चुका होगा, ठीक है। फिर से हमने एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा, सर यहाँ पे आयरन का चार्ज क्या होगा? सर कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। अरे बहुत आसान है भाई, देखो ये तो प्रोसेस बहुत आसान है। इसको वापस किए, रिएक्शन किए, यहाँ एल्यूमिनियम रिएक्टिव ज़्यादा है तो आयरन को हटा दिया, फिर से आयरन हमको मिल गया, निकलना आयरन था, काम खत्म, हमको एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोडक्ट मिल गया। देखो यहाँ पे तुम सोच रहे हो सर Fe2O3 क्या है, कैसे हुआ? Fe2O3 में Fe का चार्ज क्या है? ये जो तुम 2 था, इस 2 को यहाँ भेजोगे तो यहाँ -2 आएगा, आएगा ना? अच्छा, यहाँ 3 था, ये देखो यहाँ 3 है ना, इस 3 को यहाँ भेजोगे तो क्या आएगा? +3। पता चल गया आयरन का चार्ज क्या है, और ऑक्सीजन पे तो -2 होता है। बहुत आसान है, इससे यहाँ पहुँचना और इससे यहाँ पहुँचना। मतलब तुमको चार्ज पता है तो तुम कंपाउंड का फॉर्मूला लिख दोगे 2 वाले में आसानी से। अगर कंपाउंड का फॉर्मूला पूछा है, तुमसे कोई चार्ज पूछ लिया तो वो भी लिख दोगे, समझ गए? तो ये मैंने साइड में यहाँ फिर से एक्सप्लेन कर दिया, मेरे पास जगह था इस वजह से, ठीक है, धन्यवाद। और ये रिडक्शन मेथड जो है इसको एक नाम दिया गया है, ठीक है। ये जो मेटल ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम से लेकर के जो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है, इसका नाम है एल्यूमिनोथर्मी। इसका नाम है एल्यूमिनोथर्मी। ये एक टर्म है, गलती से भी पूछ लिया जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम इज नोन एज, समझ गए? तो बस एल्यूमिनोथर्मी दिखेगा, टक से मार दो, आंसर आ गया। और इसका दूसरा नाम ये भी है थर्माइट प्रोसेस, ज़्यादातर लोगों को पता होता है, थर्माइट प्रोसेस तो बहुत लोगों को पता है, ठीक है, बट एल्यूमिनोथर्मी नहीं पता होता है। एल्यूमिनोथर्मी आप याद रखिएगा, आपके लिए बोनस है, समझिए। अगर आ गया तो आपके अलावा दूसरा कोई नहीं बनाएगा, गारंटीड। चलिए, तो हमने एल्यूमिनियम के सारे रिएक्शंस निपटा लिए हैं, तो अब आगे चलते हैं कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट आखिरी प्रोसेस है, और इसको ध्यान से और सतर्कता के साथ समझिएगा। एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिख के पहले से रखा है कि समय बर्बाद न हो। लिखने में बहुत टाइम लगता है भाई साहब, इस 10 मिनट 20 मिनट का जो लेक्चर हम बनाते हैं, इसको लिखने के लिए 1 घंटा बनाना पड़ता है कि लिख के रेडी रखो, बच्चों को लिखने का ज़रूरत नहीं पड़े। अगर मान लो कि हाँ हम स्क्रीन को आगे भी कर दिए, तो आप पॉज करके वीडियो को और 2 मिनट के लिए रोक करके इसको पूरा लिख सकते हो। ये लिखा हुआ प्रोसेस बहुत कम लोगों को मिलता है, स्कूल वाले तो क्या बोले, माफ़ी चाहते हैं, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, वरना हमारे ऊपर ही फायरिंग हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं द ऑक्साइड्स ऑफ एक्टिव मेटल। भाई साहब देखो, अभी तक जो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले लीस्ट रिएक्टिव बात किए, उसके बाद मॉडरेट बात की, अब यहाँ पे क्या आ गया? एक्टिव मेटल। मतलब क्या हो रहा है सर? दिमाग में क्लियर घुस गया होगा कि सर जो ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये किस पे होगा? हाईली रिएक्टिव मेटल्स पे होगा। मतलब एक्टिव मेटल्स लिख दिया, क्लियरली मेंशन है
ठीक है। और अच्छा, हम अपने पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, किताब का बुद्धि होता है भाई साहब। किताब में जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वही लिखते हैं, उसको हम भी पढ़ते हैं, उसी को पढ़ाते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, खोपड़ी शून्य। हाँ, हम चीज़ों को समझाते हैं आपको अच्छे तरीके से और कोशिश करते हैं कि और अच्छा समझाते रहें। तो एक्टिव मेटल जो कि बहुत स्टेबल होते हैं, किस फॉर्म में सर? वो ऑक्साइड के फॉर्म में। जो एक्टिव मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, समझिएगा। और इस वजह से ये रिड्यूस नहीं हो पाते हैं कार्बन या फिर एल्यूमिनियम से। अब समझ में आया सर कार्बन और एल्यूमिनियम क्यों नहीं लगा रहे यहाँ पे? क्योंकि सर ये इतना स्टेबल हो जाते हैं ना, कार्बन और एल्यूमिनियम बोलता है सर हमसे तो ना हो पाएगा, समझ रहे ना? तो ना हो पाएगा तो भैया सब कुछ लगाते हैं कुछ और दिमाग। तो इनको हम लोग जो कॉमनली एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए, कॉमनली एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इसी का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। और इसमें सुटेबल साल्ट सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करते हैं। इसका बेहतरीन डायग्राम हम अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे भी। मतलब इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन होता है सर, एक सुटेबल इलेक्ट्रोड होता है जिसका रिडक्शन करना उसी का इलेक्ट्रोड होता है। और इसी पूरे के पूरे प्रोसेस को, ये सारा जो कार्यक्रम चल रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बोलते हैं। अच्छा, ये इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में मोल्टेन एल्यूमिनियम भी इस्तेमाल होता है कभी कभी, तो इसका इस फॉर्म में रहता है, आपको देख लीजिए Al+3 वाला फॉर्म होता है। वैसे मेंशन नहीं किया गया, पूछता नहीं, बट हमने लिख दिया है। एल्यूमिनिया इसको बोलते हैं, Al2O3 को, ये वर्ड है, एल्यूमिना मिलेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ना, पीछे हमने देखा था, देखिए यहाँ पे कहीं मिला था, ये देखिए, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, ये वाला, इसी को एल्यूमिना बोलते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है एल्यूमिना, ठीक है। कभी कभी मिल गया, हमने लिख दिया है कि गलती से अगर मिल गया तो बच्चे ये ना बोले कि सर आपने बताया नहीं था और एग्ज़ाम में आ गया, हम तो फैल गए वहाँ पे। तो फैलना नहीं भाई साहब, फैला देना किसी और को, फोड़ के आना है, फूट के नहीं आना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी। यहाँ पे देखिए, मोस्ट जनरल एंड वाइडली यूज्ड मेथड, बहुत अत्यधिक तरीके से और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये मेथड है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये मेथड है जिसमें हम इम्प्योर मेटल को रिफाइनिंग करके प्योर मेटल लेते हैं। अच्छा सर, इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, पूरा राम कहानी हमने लिख दिया है। इस राम कहानी को बस पढ़ ली सकते हैं, आपको आराम से समझ जाएंगे, फिर भी एक बार हम पढ़ देते हैं। यहाँ लिखा हुआ इन दिस मेथड द क्रूड मेटल, मतलब कच्चा मेटल, जैसे क्रूड ऑयल हम लोग सुनते हैं ना, क्रूड ऑयल सुनते हैं, तो यहाँ पे हमारा कच्चा मेटल, कच्चा मेटल का मतलब रॉ मेटल कहने का। क्रूड मेटल इज कास्ट इनटू थिक रॉड। सर कास्ट किया जाता है किसमें? थिक रॉड में, मोटा सा रॉड में उसको डिफॉर्म किया जाता है, शेप को वापस से कास्ट किया जाता है। और एंड आर मेड एज एनोड। अभी जस्ट हमने इससे पीछे चर्चा की थी एनोड के बारे में, कैथोड के बारे में। तो उस जो इम्प्योर एनोड मेटल है उसको एनोड की तरह ट्रीट किया जाता है और एनोड पे उसको कनेक्ट किया जाता है। और उसी मेटल का देखिए थिन शीट ऑफ सेम मेटल, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिस मेटल का क्रूड फॉर्म लिए हैं, ठीक है, एनोड पे, उसी मेटल का थिन शीट हमको लेना है इलेक्ट्रोलाइटिक में, और वहाँ लेना है, ये अगर एनोड पे है तो आपको क्लियर समझ में आया सर कहाँ होगा, ये सेम मेटल कैथोड पे होगा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक में लेना। अब इसमें कैसे होता है, तो इसको किया जाता है करंट पास करके, पासिंग करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अब सर करंट पास करने का क्या रीजन, हमने पहले ही बोला था इलेक्ट्रोलाइटिक है मतलब इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, और अच्छे से समझेंगे में इलेक्ट्रॉन्स का कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है। थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, ठीक है, देखिए प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व्स, इसके अंदर से जो प्योर मेटल है जो कि एनोड पे था, ये डिजॉल्व्स हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में, सॉल्यूशन इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, एंड एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपोजिटेड एट द कैथोड, मतलब इस जो मेटल है वहाँ पे जाके डिपोजिट हो जाएगा, ठीक है, और कैथोड पे डिपोजिट हो जाएगा, तो हमको वही चाहिए डिपोजिटेड मेटल जो कि प्योर फॉर्म का होता है। चलिए इसको देखते हैं क्या क्या होता है। द सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड, जो वहाँ से इम्प्यूरिटीज निकला वो सेटल डाउन हो जाएगा कहाँ पे, एट द बॉटम ऑफ द एनोड। अच्छा,
जो बॉटम ऑफ द एनोड पे सेटल डाउन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनोड मड। आगे देखने को मिलेगा एनोड मड क्या होता है, मतलब जो कूड़ा कचरा जो निकलता है जो हमको नहीं चाहिए वही इम्प्योरिटीज सेटल डाउन होता है एनोड के नीचे। क्योंकि एनोड पे ही देखिए यहाँ पे हम क्या लगाए थे, एनोड पे क्या लगाए थे, क्रूड मेटल जो कि इम्प्योर मेटल है। इम्प्योर मेटल में से इम्प्योरिटीज निकाले तो इम्प्योरिटीज निकालते हैं जैसे कपड़ा धोते हैं तो बाल्टी के नीचे कचरा जमता है ना, वैसे ही इम्प्योर मेटल से इम्प्योरिटीज निकल के उसके नीचे सेटल डाउन होता है। सब देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, चलिए ठीक है। तो इस मेथड में क्या क्या ऑब्टेन होता है, कैसे कैसे होता है, कहाँ ऑक्सीडेशन है, कहाँ रिडक्शन है, ये 2 रिडक्शन प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस लिखा हुआ है। जनरली लिखना पड़ता है क्योंकि भाई साहब एग्जामिनी आपको इसी से समझेगा कि आपको कुछ आता है, और इसमें कुछ है नहीं। सिंपल कॉपर को कॉपर +2 लिख करके 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो जो कि आपका एनोड पे हो रहा है, और जो कि इम्प्योर मेटल है यहाँ वाला, और कैथोड पे लिखना कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिडक्शन और कॉपर, जो कि कॉपर प्योर आपको मिल रहा है जो कि डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ध्यान रखिए एनोड पे ऑक्सीडेशन, इसको याद रखिएगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, किससे जाएगा सर, सामने वाले से। देखो सर इसके पास इलेक्ट्रॉन था, अभी बाहर भाग गया, बाहर भाग गया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया, इसकी वजह से +2 आया। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कैथोड पे रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन, रीगेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से रखना, एनोड पे इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, बाहर जाता है, याद रखना। और कैथोड पे क्या है, कैथोड पे रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन वापस आता है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये तो हिंदी पूरा लिखवा रहे, अरे यार तुम्हारे समझने के लिए लिखवा रहे हैं भाई साहब। हिंदी राष्ट्र में हो करके और हिंदी भाषी नहीं हो गए तो गड़बड़ा जाएगा मामला ना। तो हिंदी समझने में बड़ा आसान होता है, अंग्रेजी हमारा खुदे बकूफ लोल है भाई, ठीक है। तो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, वापस यहाँ पे गया कॉपर 0, ठीक है। चलिए तो सबसे आखिरी जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप उसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है, और ये आपका ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसेस खत्म हो जाएगा। हमारे पास ये हमारा इम्प्योर मेटल था जो कि थिक रॉड था, और इसी का प्योर मेटल थिन शीट, कहने का मतलब प्योर कॉपर है। देखो कॉपर, कॉपर का हम लिए थे इम्प्योर मेटल एनोड पे, और एनोड पे इम्प्योर मेटल लिए, और इसके अंदर से जो इम्प्योरिटीज था निकला तो इरेगुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा ऑटोमेटिक। जो इम्प्योरिटीज निकला यहाँ पे जमा हो गया, और इसी इम्प्योरिटीज को हम क्या बोले, एनोड मड। अच्छा ये जो खाली खाली है ना, मैंने यहाँ पे भरा नहीं है क्योंकि ये क्या है, एक्चुअली ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है किसका है सर, कॉपर सल्फेट का। जिस मेटल को निकालना है उसी का प्योर फॉर्म थिन शीट लिया जाता है, और उसी का सॉल्यूशन लिया जाता है मेटल निकालने के लिए। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको कॉपर को निकालना है तो कॉपर का प्योर मेटल लेना है, किस पे लेना है सर, कैथोड पे। एनोड पे कौन सा होगा, इम्प्योर मेटल, और एनोड पे ही एनोड मड मिलता है। आपको याद करने का जरूरत नहीं है सर, एनोड के नीचे मिलता है एनोड मड, इसका मतलब उसी के जस्ट ऊपर क्या होगा, इम्प्योर मेटल। और कैथोड पे क्या होगा, सीधा सी बात है, प्योर मेटल होगा, मतलब कैथोड पे होगा प्योर मेटल। समझ में आ गया। और सॉल्यूशन किसका होगा, जिस मेटल का उसी का सॉल्यूशन ले लो। कॉपर है तो कॉपर सल्फेट ले लो, खत्म। समझ में आया। और हाई वोल्टेज सप्लाई किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से मेटल्स आपको ईजिली एक्सट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो आज हमने मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस निपटा लिया है और प्योर मेटल तक हम पहुंच गए हैं। अब हमारा जो अगला लेक्चर बच्चे डिमांड कर रहे हैं, जो कि क्लास 10 से रिलेटेड है, वो है कार्बन से। कार्बन के नोमेनक्लेचर में बहुत सारी परेशानियाँ आ रही है। बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर हम नाम ही नहीं लिख पा रहे हैं। और पिछले साल हमने देखा था कि आइसोमेरिज्म से भी सवाल पूछे गए थे। तो अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि कार्बन स्टार्ट करें। कोशिश क्या करेंगे, स्टार्ट ही करेंगे कार्बन। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट यही है कि पढ़ाई बेहतरीन रखिए। हम अपने साइड से लेक्चर्स आपको देते रहेंगे। मेरे लेक्चर्स में थोड़ा डिसकंटिन्यूटी इसलिए आता, टाइम लैग इसलिए आ जाता है क्योंकि हमारे और भी क्लासेस, मैं क्लासेस भी लेते रहता हूं, तो हमारे पास टाइम नहीं मिल पाता है कि आपके लिए लेक्चर्स तुरंत बना पाऊँ। अब इस लेक्चर्स को बनाने के बाद भी और भी कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।